सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। अब तक हम पिछले वीडियो में ये बता चुके हैं कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स और उसके ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहें, मैंने कहा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस किस मेथड से प्रिपरेशन करेंगे, जैसे नेल्सन सेल से बनाया जाता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें केमिकल बॉन्ड कौन सा है, जैसे आयनिक बॉन्ड होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शंस किस किस के साथ होती हैं, जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है तो आपका जिंक सोडियम जिंकेट बनता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ होती है तो एल्यूमिनियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है। उसी तरीके से हम देख सकते हैं पिछले वीडियो में कि डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री में भी हमने ये समझा था कि किस तरीके से हमारे देश में एंशिएंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा जानकारी हुआ करती थी। किसकी एंशिएंट टाइम में किसकी जानकारी, केमिस्ट्री की। और उस एंशिएंट टाइम में केमिस्ट्री को अल्केमी या एटो केमिस्ट्री के हिसाब से ये टाइमिंग दी गई है 1300 1600 के आसपास, CE के आसपास, तो मॉडर्न केमिस्ट्री के डेवलपमेंट होने से पहले। तो ये सब चीज़ें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करी थी। आपको बताया कि अगर हम और भी कल्चर्स देखें, जैसे इंडियन कल्चर देखें या फिर चाइनीज़ कल्चर देखें, तो वहाँ पर भी केमिस्ट्री की काफ़ी सारी नॉलेज मिलती है अलग अलग संहिता के अंदर। चाहे वे अगर हम पुरानी डेफिनेशन के बारे में बात करें, पुरानी बातों के बारे में बात करें, तो केमिस्ट्री को ही हम रसायन शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो नागार्जुन एक ऐसे इंडियन साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने काफ़ी सारी जानकारी हासिल करी थी मेटलर्जी के बारे में और चक्रवाणी इत्यादि। तो ये हमने डिस्कशन किया है। अब इसके साथ साथ आयुर्वेद एक ऐसा लिटरेचर है जिसमें काफ़ी सारी जानकारी केमिस्ट्री से समझ मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि जो यहाँ तक हम आ गए थे कि हमारे आसपास मैटर होते हैं, उन मैटर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब हम आगे एटम्स मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ ही ये देखेंगे कि जो हमारे पास केमिस्ट्री है, नॉलेज है केमिस्ट्री की, उसका हम उपयोग कैसे करें, यूज कैसे करें। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री को हम आज डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, DNA का की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो उसमें भी तो बेस होंगे, फॉस्फेट होगा। मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री सेंटर में है। केमिस्ट्री की नॉलेज के बिना आप किसी और चीज़ के बारे में इमेजिनेशन नहीं कर सकते। तो सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं कि केमिस्ट्री प्लेज अ सेंट्रल रोल इन साइंस एंड इज ऑफन इंटरवीन्ड with other branches of science also. Principles of chemistry are applicable in diverse area, मतलब अलग अलग एरियाज में प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री यूज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री की नॉलेज को पैटर्न ऑफ अ वेदर समझा जा सकता है उसकी नॉलेज से। ब्रेन के अंदर, जैसे आपने देखा हो कि ब्रेन के अंदर जो मैपिंग होती है, आपका जो ब्रेन के अंदर की जानकारी होती है वो किया जा सकता है। आपका MRI हो सकता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, है ना। ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की ऑपरेशंस कहते हैं, कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अभी आपने देखा था कि शुक्रवार को सर्वर डाउन हो गया था, है ना, तो वो कैसे पता लगाया गया। प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्रीज, अब आप जानते हैं कि अलग अलग टाइप के केमिकल्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे आपका केमिस्ट्री के नॉलेज से हमें क्या ज़रूरत पड़ती रहती है, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है जैसे सोप की, डिटर्जेंट की, है ना, और जैसे ड्रग्स की, पॉलीमर्स की, डाइस की, तो ये अलॉय की, मेटल्स की, तो इनकी स्टडी इन्हें हम कैसे पता लगाएं कि ये पदार्थ कैसे बनाए जा सकते हैं। तो केवल और केवल केमिस्ट्री की नॉलेज से ही इन पदार्थों को हम बना सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि केमिस्ट्री की नॉलेज से कुछ इंपॉर्टेंट पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे उनका रोल प्ले होता है केमिस्ट्री की नॉलेज का, जैसे फूड के प्रिजर्वेशन में, किसी को हेल्थ केयर की ज़रूरत है उसमें, है ना। अदर मटेरियल एम्ड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ की क्वालिटी में, जैसे सपोज करिए ज़्यादा गर्मी है तो एयर कंडीशन लगा दिया, सब्जियां ख़राब हो रही हैं तो उसके लिए हमने रेफ्रिजरेटर का यूज कर लिया। लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन उन सब चीज़ों का किया जाता है। अगर हम दूसरा केस देखें, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देखें, तो फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किए गए हैं। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो उस टाइम पे फर्टिलाइज़र का बहुत बड़ा रोल हुआ करता था, और अभी भी है। पेस्टिसाइड्स का हम यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। तो ये केमिस्ट्री की बहुत बड़ी नॉलेज है। केमिस्ट्री की नॉलेज से हम आपको बता दें कि काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे डेवलप कर रहे हैं, और केमिस्ट्री की नॉलेज लाइफ सेविंग ड्रग्स में तो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। जैसे आपका सिस्प्लेटिन हो गया। सिस्प्लेटिन एक ऐसी चीज़ होती है, सिस्प्लेटिन, है ना, कि एक प्रकार का कंपाउंड है जो इंजेक्शन की फॉर्म में भी पाया जाता है और टैबलेट की फॉर्म में भी पाया जाता है। तो इस सिस्प्लेटिन और टैक्सोल से हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे सिस्प्लेटिन से हम कैंसर की बीमारियाँ, है ना, और टैक्सोल से कैंसर की बीमारियों को थोड़ा सा हील कर सकते हैं। अगर हम कैंसर के अलावा आपका एड्स देखें, तो एजिडोथाइमिडीन से हम एसिड की कुछ दवाइयाँ, जो आपकी दवाइयों की तरह काम करता है, उसे हम यूज़ कर सकते हैं। आपको बताएं कि केमिस्ट्री का जो कंट्रीब्यूशन है काफ़ी ज़्यादा लार्ज वास्ट है। बिना केमिस्ट्री के हम बिल्कुल केमिस्ट्री की नॉलेज से हम आगे बिल्कुल नहीं आगे बढ़ सकते। और हमें समझना होगा कि अगर केमिस्ट्री की जानकारी केमिस्ट हैं किसी देश में, तो उस देश का
है ना, विकास होना आराम से हो सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के केमिकल बॉन्ड बनाए जाते हैं, केमिकल बॉम्ब्स होते हैं आपके, है ना, आपकी अलग अलग टाइप की चीज़ें बनाई जाती हैं उन्हें अलग अलग शेप दे करके। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ भी यूज की जाती हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि केमिस्ट्री की नॉलेज से हम काफ़ी सारी जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। केमिस्ट्री हैज़ अ हेल्प्ड इन डिफरेंट काइंड ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज विच मैन्युफैक्चर यूटिलिटी गुड, जैसे आपका एसिड हो गए, एल्कलाइज हो गए, एल्कलाई ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, डाइस हो गए, पॉलीमर्स हो गए, मेटल्स हो गए, और दीज इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट इन बिग वे टू इकोनॉमी ऑफ अ नेशन एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम पास के अभी की ईयर्स की बात करें, टाइमिंग की बात करें, तो हम देखते हैं कि केमिस्ट्री हैज़ प्लेड इन डीलिंग विद सम ऑफ द प्रेसिंग एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। मतलब लोग ऐसे केमिकल्स का यूज कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उससे लड़ने के लिए, उससे सक्सेस प्राप्त करने के लिए हम केमिस्ट्री की नॉलेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अभी एक मशीन आई है जो गंगा के पानी को साफ़ करेगी, तो सेफ़र अल्टरनेटिव्स यूज किए जा रहे हैं एनवायरमेंटल हजार्ड्स को कम करने के लिए। जैसे जितने भी रेफ्रिजरेंट्स हैं उन्हें कम कर दिया गया है, उनका यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, उन पर बैन लगाया जा रहा है। और जैसे CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गए, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए, जो आप जानते हैं कि ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, और वो अपने आप सिंथेसाइज होती रहती है, लेकिन हमारे अपने गलत कामों की वजह से, केमिकल्स के यूज की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अब बात करते हैं कि एनवायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उन मैटर्स को कंसर्न करने के लिए केमिस्ट्री की नॉलेज ली जाती है। केमिस्ट्री की नॉलेज से हम सॉल्व करते हैं, और प्रॉब्लम ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस को कैसे मैनेज करें, मीथेन को कैसे मैनेजमेंट करें, कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे करें, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस, यूज़ ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। आपको बताएं कि केमिकल जितने भी होते हैं उनका सिंथेसिस करना, अलग अलग पदार्थों को बनाना, यूटिलाइज करना, ये सब इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस होते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो कैसे किसी डेवलपिंग कंट्री के लिए, जैसे इंडिया है, नीड टैलेंटेड एंड क्रिएटिव केमिस्ट फॉर एक्सेप्टिंग सच चैलेंजेस टू बी अ गुड केमिस्ट। अगर एक अच्छा केमिस्ट है तो उसे बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए जिससे वो समझ सके कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, बेसिक नीड्स क्या हैं, कैसे हम आगे बढ़ें। तो अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ मैटर क्या होता है। तो नेचर ऑफ मैटर का मतलब ये हुआ हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, हम बहुत सारे पदार्थों के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि वो उन पदार्थों की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। तो मैटर अगर हम देखें तो आसपास जो भी पदार्थ हैं जिससे हम फील कर सकते हैं, जिसके अंदर मास होता है, जिसमें जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है, उसी को हम मैटर कह सकते हैं। तो एनीथिंग विच हैज़ अ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड अ मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जांपल लाइक पेन, पेंसिल, वाटर, एयर, लिविंग बींग्स आर द कंपोज्ड ऑफ मैटर। यू नो दैट दे हैव अ मास। उन सब के अंदर मास होता है और वो कुछ स्थान भी कवर करते हैं। जैसे आप बैग के अंदर बुक्स लेके आते हैं तो बुक्स को भी स्पेस चाहिए। अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर के क्लासिफिकेशन में देखें तो दो क्लासिफिकेशन है। एक फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर है जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में क्लासीफाई किया गया पदार्थों को। और जैसे हम सांस ले रहे हैं तो आपका ऑक्सीजन है, गैसेस है तो गैसेस स्टेट हो गया, पानी पीते हैं तो वो लिक्विड होता है, और चपाती खाते हैं तो वो सॉलिड हो गया, ठीक है। तो हम सिंपल भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, क्लोज होते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है, और ऐसे सॉलिड होते हैं, है ना, जिनकी शेप साइज फिक्स रहती है। तो इन सॉलिड को हम कह सकते हैं, जैसे आपका कूलर हो गया, AC हो गई, है ना, पेन पेंसिल बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब सॉलिड्स होते हैं। इसके अलावा लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी सारा स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं और लिक्विड में कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। अब तुम्हें कैसे मालूम पड़ेगा, आप एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर कोई इंक डाल दो, अपने आप वो इंक पूरे ग्लास के अंदर जो पानी है उसमें डिजॉल्व हो जाएगी। इससे पता लगता है कि पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कम्पेयर टू दोज प्रेजेंट in solid or liquid states and their movement is easy and fast because of the such arrangement, ठीक है, ऑफ पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स के अरेंजमेंट से ही हम पता लगा सकते हैं कि सॉलिड के अंदर, है ना, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और गैसेस की बात करें तो गैसेस की कहानी तो अलग ही होती है। गैसेस की कहानी ये है, यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें फर्स्ट डायग्राम में आप सॉलिड को देख रहे हैं, सेकंड में आपका लिक्विड देख रहे हैं, और लिक्विड के बाद गैसेस है, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। ये है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड एंड लिक्विड गैसेस, ठीक है। इस डायग्राम को बैठ के बना लीजिए। गैसेस हैव नीदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप
दे कम्प्लीटली ऑक्यूपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस। जिस प्लेस में रखे जाते हैं गैसेस उसी का शेप ले लेते हैं। सेम कंडीशन आपकी लिक्विड की भी होती है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल के बीच में कोई होता ही नहीं, स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल 0 होता है। अगर इन स्टेट्स की बात करें, अगर इन स्टेट को का टेम्परेचर कम ज़्यादा कर दें, प्रेशर लगा दें, तो ये स्टेट बिल्कुल चेंज हो सकती है। जैसे सॉलिड है, सॉलिड को हीट कर दो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को हीट कर दो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑन हीटिंग सॉलिड यूजुअली चेंजेज टू लिक्विड एंड द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेज टू गैस। इन रिवर्स, अगर हम इसे रिवर्स कर दें, कूल करते जाए, ठंडा करते जाएँ, तो आपका गैस कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, ठीक है, और सॉलिड आपका कन्वर्ट हो जाएगा हीट करके लिक्विड में, और लिक्विड ठंडा करके आपका फ्रीज करके उसे सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन मैटर की बात करें, केमिस्ट्री बात करें, तो हम बात कर सकते हैं कि अगर हम हैं कि यू हैव लर्न दैट माइक्रोस्कोपिक और बल्क लेवल मैटर जो होते हैं क्लासीफाई मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंसेज, वो हम फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं और हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल के आधार पर डिवाइड होता है। तो अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम केमिकल नेचर की बात करें पदार्थों की, तो केमिकल नेचर मिक्सचर से स्टार्ट होता है। मिक्सचर में क्या होगा कि कोई भी पदार्थ होगा, है ना, मिक्सचर कंटेन अ पार्टिकल ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेज विच में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। एनी रेशियो का मतलब ये हुआ, आपने शरबत बनाया पानी का, है ना, पानी का सॉल्यूशन बनाया आपका शुगर के साथ, तो आप जब मिक्सचर बनाओगे, ठीक है, तो मिक्सचर जब बनाओगे तो शुगर को किसी भी परसेंटेज पे ले सकते हो। जैसे आपका 1 टीस्पून आपका ले लिया शुगर या 2 ले लिया 1 ग्लास के अंदर, तो वो कंसंट्रेशन चेंज होता चला जाएगा, ठीक है। तो इससे पता लगता है कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर पानी है और आपका एयर है ना, और पानी एयर है और वाटर है। अगर हम टी की बात करें तो टी के अंदर भी भाई थोड़ी बहुत एयर डिजॉल्व हो जाती है और बहुत सारे अपने मन मुताबिक की चीज़ होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं अ मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, इसके आधार पर कंपोजिशन के आधार पर पदार्थ सॉल्युबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसके आधार पर। इन होमोजीनियस मिक्सचर अगर हम बात करें तो जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं वो पूरी तरीके से आपस में मिक्स हो जाते हैं। अब मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने का मतलब ये है कि आपको कोई पार्टिकल शुगर के सॉल्यूशन में, क्या आपको शुगर के पार्टिकल दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। इससे पता चलता है कि जो शुगर का सॉल्यूशन है वो कैसा है, होमोजीनियस है। कंप्लीटली मिक्स होना पार्टिकल का ही ये निशानी है, पार्टिकल न दिखना, कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो दिस मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the bulk of the mixture and its composition is uniform throughout. Sugar solution and air are the mixture of homogeneous mixture। मतलब एयर एक ऐसा मिक्सचर होता है जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर हम दूसरे केस में बात करें, हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें, तो उसके अंदर जो कंपोजिशन होता है, पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आपका कंक्रीट हो गया, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, ग्रेन्स, पल्सेस, है ना, कोई दाल हो गई, सांभर हो गया, तो उसमें पार्टिकल्स, गोलगप्पे का पानी हो गया, ये सब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बढ़िया एग्जांपल हैं। जो थिंक ऑफ मैनी मोर एग्जांपल, इसके अलावा भी आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं। चौक जब हम पानी में घोलते हैं तो वो भी आपका हेट्रोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो जब हेट्रोजेनियस मिक्सचर बनता है तो उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो दिख भी रहे होते हैं, है ना, और फिल्ट्रेट भी कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड से, डिस्टिलेशन मेथड से, अलग अलग मेथड से। अगर हम प्योर सब्सटेंसेस की बात करें तो हैव कैरेक्टराइज्ड डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल डिफरेंट होती है मिक्सचर से। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्योर सब्सटेंस होते हैं, हैज अ फिक्स कंपोजिशन। जैसे आपका कॉपर हो गया, ठीक है, तो कॉपर है, कॉपर एक प्योर है, सिल्वर प्योर है, गोल्ड प्योर है, वाटर, ग्लूकोज, ये सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। अब प्योर सब्सटेंसेस में नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनके रेशियो एकदम से फिक्स पाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, किसी भी मेथड से बनाए जाएँ, है ना। और प्योर सब्सटेंसेस जैसे आपका ग्लूकोज हो गया तो उसका फिक्स कंपोजिशन है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी फिक्स होते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड। इसी को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस। अगर हम प्योर सब्सटेंस को सही तरीके से समझाएं तो ये डिवाइडेड होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड में। हम सब जानते हैं एलिमेंट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर केवल एक ही टाइप का एटम पाया जाता है, और इन पार्टिकल के अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल होते हैं। अब हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और, अगर हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करें तो छोटी क्लासेस से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते चले जा रहे हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, सिल्वर हो गया, ये सारे एलिमेंट होते हैं। एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, आपके स्टेट के आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, और आपके मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो देयर आर ऑल एटम्स आर वन टाइप। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस किसी भी कंटेनर के अंदर भरी हुई है तो हाइड्रोजन की गैस का शेप साइज एक जैसे ही होगा, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन नेचर। जो एटम्स होते हैं वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन अगर हम सेम एलिमेंट की बात करें उनमें एटम की संख्या एक जैसी होती है, एक जैसा एटम होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो अलग अलग पार्ट होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं एक से दो एटम आपस में मिलकर के केमिकल बॉन्डिंग से। तो मॉलिक्यूल जैसे आपका H2 एक मॉलिक्यूल है और आयरन मॉलिक्यूल है, लेकिन
है क्या, देखो दो टाइप की बातें हैं। एक तो एटमिसिटी है, मतलब नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटमिसिटी। तो अगर 2 एटम है तो उसकी वो डाई एटॉमिक होगा, 3 एटम है तो ट्राई एटॉमिक होगा, 4 एटम है तो टेट्रा एटॉमिक होगा, और 8 एटम है तो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। तो अगर हम ऐसे देखें कि इनर्ट गैसेस और मेटल देखें तो वो केवल एक ही एटम से बने होते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल सिंगल एटम से बने होते हैं, जो मोनोएटॉमिक होते हैं 2 से बने होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। और हम साइज़ भी देखते हैं कि अलग अलग एटम की साइज़ भी डिफरेंट ही होती है, और एटम आपस में मिल करके बॉन्डिंग करते हैं। जैसे ऑक्सीजन आपस में मिल करके O2 बनाता है, हाइड्रोजन आपस में मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड से आपका H2 बनाता है। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम मॉलिक्यूल को बताया गया है। इसी के साथ साथ हम सब जानते हैं कि व्हेन 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन डेफिनेट रेशियो द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अच्छा, जब मॉलिक्यूल बना तो आप देख रहे हो कि एटम और एटम के बीच में अलग अलग केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। किसी में आपका कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये आपके आपस में जुड़ जाते हैं। तो अगर हम इसी का एग्जांपल देखते हैं, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, सारे के सारे कंपाउंड है, उनके अंदर मॉलिक्यूल्स है ना एटम से पाए जाते हैं। और ये जैसे वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। और ये ऐसे पता लगाया गया जब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं तो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन की कलेक्ट होती है, वाइल 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम के साथ, तो इस तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये हमारा आप देख पाओगे कि ये आपके वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन के एटम्स पाए जाते हैं। ये आपका रिप्रेजेंटेशन है। और जो आपके एलिमेंट्स होते हैं है ना कंपाउंड के अंदर, वो फिक्स डेफिनेट रेशियो में पाए जाते हैं। वो अलग अलग आगे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग लॉ के आधार पर, केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के आधार पर। तो वो अलग अलग पाए जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया, गैसेस होती हैं, वेराइज कंपाउंड्स हो गए है ना, बाय देयर कॉम्बिनेशन। वाटर इज लिक्विड, वाटर लिक्विड होता है। अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर की प्रॉपर्टीज़ उनकी प्रॉपर्टीज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मेजरमेंट हमें करना होता है। तो पहले हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। एवरी सब्सटेंसेस हैज़ यूनिक है ना कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। दीजिए प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे किसी पदार्थ को देख करके बताना है कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसका वॉल्यूम पॉइंट क्या है, उसके अंदर ऑर्डर क्या है, मतलब उसकी स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ठीक है, कलर क्या है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है ना, डेंसिटी कैसी है। तो ये सब चीज़ें बताएंगे तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, जैसे पानी हो गया। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो उसका कंपोजिशन देखेंगे कि उसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं, मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं, उसकी कंबस्टिबिलिटी, क्या वो जलता है, क्या जलने में हाँ मतलब हेल्पफुल है, जैसे ऑक्सीजन है वो जलने में हेल्पफुल होती है। और रिएक्टिविटी कैसी है, एसिड्स बेसिस के आधार पर हम कैसे समझा सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जितनी भी होती हैं कैन बी मेजर। अब जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन्हें मेजर कर सकते हैं। किसी भी पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट है क्या है, कितना, कैसे हम मेजर कर सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी को हम समझ सकते हैं, कंपोजिशन को समझ सकते हैं, सब्सटेंसेस को है ना, मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के है ना अलग अलग रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो मेजरमेंट्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें डज नॉट रिक्वायर अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज। द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर characteristic reaction of a different substances. They include acidity, basicity, combustibility. Chemists describe, interpret, predict the behavior of substances on the basis of knowledge of their फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। अरे कोई नए पदार्थ डिस्कशन होता है, उसके बारे में पहले डिस्कशन होता है, इन्वेंट होता है। जैसे आपकी कोरोना की वैक्सीन बनाई गई तो उसकी प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिकल एस्पेक्ट्स उसके चेक किए गए, उसके बाद ही तो पता लगाया गया कि हम कोरोना की वैक्सीन में एक बंदे को। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से। देखो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है। मैनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जैसे आपकी लेंथ ऑफ मैटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, क्वांटिटेटिव इन नेचर होती है, ठीक है, क्वांटिटी के आधार पर होती है। तो एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ फॉलोड बाय यूनिट्स। कुछ यूनिट्स आपको बताई गई, जैसे आपकी लेंथ है, रूम की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे 6 मीटर है ना, 6 मीटर क्या नंबर है, संख्या है, डिनोट मीटर एम से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ एक मेजर्ड यूनिट होती है। तो अर्लियर हम कह सकते हैं कि 2 डिफरेंट सिस्टम्स पाए गए हैं, एक इंग्लिश सिस्टम है, एक मीट्रिक सिस्टम है, ठीक है, वन यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। The metric system, which originated in France in late 18th century, was more convenient as it was based on decimal system. Late need of common standard system was felt by the scientists, है ना, कि साइंटिफिक जो कम्युनिटी होती है उन्होंने ये फील किया कि सच अ सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1916 इज डिस्कस इन डिटेल नाउ। अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो उसे हम ऐसा यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन फ्रेंच ली सिस्टम, इंटरनेशनल डी यूनिट्स एब्रीविएटेड SI, वाज एस्टेब्लिश्ड बाय 11 इन
बाई 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। CGPM के द्वारा कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जनरल डी पॉइडस ई मेजर्स है, ये फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच है मुझे लगता है। तो CGP इज क्या होती है, ये क्या होती है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी होती है, एक प्रकार का हस्ताक्षर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय अ डिप्लोमेटिक ट्रीटी नॉन एज अ मीटर कन्वेंशन विच वाज साइंड इन पेरिस 1875। आजकल पेरिस काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। द SI सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स, दे आर लिस्टेड टेबल नंबर 1। तो अगर हम इन यूनिट्स की बात करें तो 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ होती हैं। द अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन्हें ड्राइव्ड किया जाता है। तो ड्राइव्ड यूनिट को हम ऐसे करते हैं। हम थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। मेंटेनिंग द नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कैसे करते हैं, हमारे देश में कैसे मेजरमेंट की स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग यूनिट डेफिनेशंस कीप्स ऑन चेंजिंग with the time. Whenever accuracy of measurement of a particular unit was changed subsequently by adopting new principles, member nations of Meter Treaty signed in 1875 agreed to change the formal definition of these units. Each modern industrialized country, including India, has a National Metrology Institute (NMI), which maintains standards of measurement. This responsibility has been given to the National Physical Laboratory (NPL), New Delhi. This laboratory establishes experiments to realize the base units and derived unit of measurement and maintains national standards of measurement. These standards are periodically, अगर हम देखें, intercompared with the standard maintained at the National Meteorological Institutes in the world, as well as those established as the इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड इन पेरिस। तो ये पूरी जानकारी दी गई है जिससे हम यूनिट्स को हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और 7 यूनिट्स होती हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि मीटर है, एम है, किलोग्राम, केजी है ना, सेकंड एस है, एम्पियर ए है, केल्विन के है, मोल है ना, मोल है और कैंडला है। तो ये यूनिट हम देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़, पेज नंबर 8 पर आ जाते हैं, है ना। तो तब हम डिस्कस करेंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशंस ऑफ ऐसा यूनिट की बात करें तो डेफिनेशंस हम टेबल में देख चुके हैं। तो डेफिनेशन ये दे रखी हैं आपकी यूनिट्स की डेफिनेशंस, आप इन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट्स हैं, आप इन्हें लर्न कर लीजिए। तो आगे चलते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। ये आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आपका येट हो गया, जेप्ट हो गया, एट हो गया, मैप, फेम्टो, पिको, पिकोमीटर हो गया, नैन हो गया, माइक्रो हो गया, मिली हो गया। ये आपका है, ये आपका केमिकल बैलेंस है। इस केमिकल बैलेंस में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन्हें समझ लीजिए। और ये हवा के झोंके से भी बैलेंस को चेंज कर सकता है, इसलिए हम इसे कांच के बॉक्स में बंद करके रखते हैं। और जैसे राइडर कैरियर नोब होती है ना, पेन होता है, पेन का मतलब जिस पर सामान रख कर किसी, तो हम बात करते हैं जैसे राइडर है, राइडर कैरियर नोब होती है ना, ये केमिकल बैलेंस है, एनालिटिकल बैलेंस के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम छोटी छोटी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जैसे आपका मास एंड वेट हो गया है ना। मास क्या है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अमाउंट ऑफ मैटर, किसी भी पदार्थ के अंदर जितने भी मैटर हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उसका मास है। लेकिन वेट की अगर हम बात करते हैं, W इक्वल होता है mg, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। मास ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइंड एक्यूरेटली इन अ लेबोरेटरी बाय द यूजिंग एनालिटिकल बैलेंस। और इसमें ऐसा यूनिट मास अगर हम देखें तो किलोग्राम होती है। हाइवर कभी कभी हम अलग अलग ग्राम में भी ले लेते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होती है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाई बाय सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के द्वारा कितना वॉल्यूम कवर किया जा रहा है, तो वो उसकी वैल्यू हो गई। और तो हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम के बाद किस चीज़ को डिस्कशन करना है। अगर हम लेबोरेटरी की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय द ग्रेजुएटेड सिलेंडर, जो आपके मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, जैसे ब्यूरेट हो गया, पिपेट हो गई, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हो गया, प्रेफरेंस द नॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं। तो ये मेजरमेंट के कुछ डिवाइसेस हुआ करते थे, देख लीजिए आप। पिपेट, ये पिपेट है, PIPETT, प्यूरेट है, BURETT, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। और ग्रेजुएटेड सिलेंडर या मेजरिंग सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। हम देखते हैं जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को नापने के लिए भी हम अलग अलग डेंसिटी को नापेंगे। तो 2 प्रॉपर्टी, जैसे मास और वॉल्यूम हो गया, डिस्कस हमने देख लिया, ठीक है। तो डेंसिटी का होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगी? यूनिट ऑफ मास अपॉन यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक मीटर।
तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर इसकी यूनिट होगी। अगर हम इस यूनिट की बात करें, ये थोड़ी सी बड़ी है। केमिस्ट्री जितने भी होते हैं वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, वेयर एज मास एक्सप्रेस इन ग्राम और वॉल्यूम को एक्सप्रेस किया जाता है सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस टेल अस अबाउट हाउ क्लोजली इट्स पार्टिकल आर पैक्ड। इफ़ डेंसिटी इज मोर, ज़्यादा होती है तो इट मीन्स पार्टिकल्स आर मोर क्लोजली पैक्ड। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब क्या हुआ, पास में पार्टिकल हैं। हम टेम्परेचर की बात करें, किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक करने के लिए हम टेम्परेचर करते हैं, ये डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट है ना, मेजर किए जाते हैं। और ये आपका डिग्री केल्विन, डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के लिए आपके मेजरमेंट के लिए आपके थर्मोमीटर दिए गए हैं। इन थर्मोमीटर में आपको केवल 2 रिलेशन याद करना है। एक तो डिग्री सेल्सियस का रिलेशन याद करना है ना, डिग्री केल्विन इक्वल होता है 273 डिग्री सेल्सियस, और आपका प्लस डिग्री सेल्सियस 200 केल्विन इक्वल होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, और फ़ारेनहाइट का और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन होता है F इक्वल 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये रिलेशन आपको लर्न करके रखना है, ठीक है। तो केल्विन, ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अपने अपने मेजरमेंट के तरीके दिए। इन डायग्राम को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। ये डायग्राम बना लें। अब हम बात करते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को। तो ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं।